क्या लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की निर्बलता दूर करनी हो तो खुद के भीतर विराजे हुए भगवान से शक्तियाँ मांगते रहना चाहिए, जो अवश्य फल देगी ही। आपको तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे शक्ति दो, इससे शक्तियाँ मिलती रहेगी। 9 कलमें यदि पढ़े, ऐसी भावनाएं करे, तो दुनिया में किसी के साथ बैर नहीं रहेगा, सभी के साथ मैत्री भाव रहेगा और लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारी 9 जो हमने पढ़ी उसमें यही तो हमने मतलब डिफरेंट वे में वही तो हम शक्ति मांग रहे हैं, अच्छा बोल सके, बिहेवियर सोच सके, वो है फर्स्ट में कि जिससे किसी का ईगो हर्ट ना हो। देन सब में वही है, ये रिलीजन के अकॉर्डिंगली किसी को हर्ट ना हो उसके लिए है। देन ये कोई भी रिलीजन हो उसके कोई भी जो सेजिस होते हैं, सेंट होते हैं, जो गुरु बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग होते हैं, जो स्पीचेस देते हैं। तो नहीं कोई बोल देते कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे। अरे रिलीजन का छोड़ो, एक ही रिलीजन में भी कितने सारे मतलब होते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म में ही हम ले ले तो ऐसे कम्युनिटी संप्रदाय बनाए रखे हुए हैं, ये शैव संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय, ये शिव जी को मानने वाले हैं, ये कृष्ण जी को मानने वाले हैं, अलग अलग। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और जो माने वो माने, लेकिन हम जो मान रहे हैं वो तो मानना चाहिए, लेकिन जो दूसरे मान रहे हैं उनके टॉवर्ड्स में हमारे पास मतलब कोई भी नेगेटिव बातें सोच नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो मानना हो हम फ्री है मानने के लिए, बट सामने वाला भी हमारी जैसा ही माने, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड और दैट इज़ नॉट इन ट्रू वे। और फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया था कि किसी के भी टॉवर्ड्स में कुछ अभाव, तिरस्कार के कुछ बैड फीलिंग्स ना रहे, ये ऐसे है वैसे है, पहले से प्रिजुडिस ना रहे। देन उसके बाद जो हमारी स्पीच है उसके लिए शक्ति है। देन उसके बाद पर्टिकुलरली हमारे माइंड से या कोई भी तरीके से किसी के टॉवर्ड्स में सेक्सुअलिटी के थ्रू भी कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, बोलने से, सोचने से या करने से। ओके, वैसे बताया गया है। फिर नेक्स्ट में है खाने के लिए, कि पर्टिकुलरली खाने में भी हमें कुछ ऐसा निर्बलता नहीं रहनी चाहिए कि ये होगा तो चलेगा, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो ये तो हमारी वीकनेस हो गई ना, कि सपोज इसको चाय नहीं मिलेगी तो इसको सिर दर्द होने लगेगा, तो ये तो वीकनेस है, एक्चुअली वीकनेस है, भले ही तुम रोज़ पियो लेकिन है वीकनेस। ओके, देन नेक्स्ट में था कि किसी का भी कोई डेथ किसी की हो गई हो उसका भी, या कोई जिंदा हो उनका भी, कोई भी तरीके से हम कोई भी टाइप का ईगो हर्ट या फिर कोई भी टाइप का मतलब गलत व्यवहार ना करें। और लास्ट में सबका अच्छा हो, सबका भला हो, और भला तो होगा ही सबका, लेकिन उसमें हम एक निमित्त बन जाए। ओके, मतलब हमारे पास ऐसी कोई एक्टिविटी आ जाए, सपोज तुम कोई भी जॉब करो, सपोज तुम डॉक्टर बन जाओ तो तुमसे भला ही होगा, कुछ भी करो भला ही होने वाला है। ओके, इंजीनियर बन जाओ तो भी भला होगा, सपोज तुमने कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर बन गए तो ब्रिजेस बना दिए, रोड बना दिया, मैकेनिकल में तुमने मशीन बना दी, इलेक्ट्रिकल में भी तुमने मशीन को चलाया। ओके, कितना कुछ, सब में तुम सेवा ही कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन ले लो तुम सेवा कर रहे हो। लॉयर बन गए तो किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसको तुम जस्टिस दे रहा है, लेकिन वो मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ना कि पैसे कमाने हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वैसा कोई भी जगत कल्याण का कोई भी काम हो जिससे डेवलपमेंट हो रहा हो, जिससे इवोल्यूशन हो रहा हो, उसमें हम एक निमित्त बन जाए। ओके, सब लोग निमित्त बनते हैं, लेकिन कोई अच्छे के लिए निमित्त बनता है और कोई बुरे के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अच्छी जो चीज़ है उसमें निमित्त बन जाए। ओके, तो वही सब है। ये जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो हमने ये नहीं पढ़ा, तो अभी पढ़ा इसलिए। ओके, तो आज का हमने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा ना। ओके, चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन
और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति। ये तो मैंने भेज दी थी ना ग्रुप में। पढ़ना जब भी ऐसा कोई एक सब्जेक्ट तुमने 2 घंटे पढ़ लिया और अब तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, तो वहाँ माइंड फ्रेश करने से अच्छा है यहाँ माइंड फ्रेश करो। कुछ नया पता चलेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, या पर्टिकुलरली कोई छोटी छोटी बुक्स, ई बुक्स डाउनलोड कर लो। मुझे अगर चाहिए तो मुझे बोलना, मैं भी बहुत ऐसा कुछ डाउनलोड करके देखता रहता हूँ, तो भेजूंगा मैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि फिर ई बुक्स में ही घुस गए तो बच्चों की स्टोरी, तो वो स्टोरी ही पढ़ते जा रहे हो, भाई 10th है। ओके, तो वहाँ नहीं चले जाना है। लेकिन बोर्डम हो गया, मतलब बोर्डम इन द सेंस यू हैव कंटिन्यूअसली स्टडीड से 2 आवर 3 आवर एंड यू नीड अ ब्रेक ऑफ से 10-15 मिनट्स। 5 मिनट्स में तो तुम पानी पी लिए, वॉशरूम चले गए, अब सिर्फ 10 मिनट्स का तुम्हें ब्रेक चाहिए। वो 10 मिनट्स में तुम आराम से 2-3 पेज पढ़ सकते हो स्टोरी बुक के। वो हमारी जैसी बुक जो लेंथी होती है, लाइन बाय लाइन नहीं, जो स्टोरी बुक्स होती है जिसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आराम से 10 मिनट चली जाती है। ओके, और फ़ोन लेंगे तो 10 की 1 घंटा भी चला जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक सब कुछ आता रहेगा, इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे पढ़ने में भी थोड़ा एक पॉइंट आएगा जब तुम वहाँ भी बोर हो जाओ, अरे अच्छा हाँ ये नहीं पढ़ना है, हम तो वो पढ़ रहे थे थोड़े टाइम के लिए यहाँ आए, लाइक दैट। सो वैसी बुक रखो पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी सारी चीज़ें हैं कि डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे और कॉन्सेंट्रेट कम होंगे। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है अपने गोल से, अपनी एक्टिविटी से। तो पर्टिकुलरली ऐसी हैंडबुक रखो छोटी छोटी। ओके, और कोई ऐसे परचेज कर लो। हमारे पास यहाँ लाइब्रेरी में देखो कोई हो और तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाना पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए। ऐसी है, मुझे तो बहुत पसंद है। आज ही सुबह में देख रहा था तो एक बहुत जो पुराने टाइम के हम पंचतंत्र की कहानियाँ, तुमने पढ़ी है ये सब पंचतंत्र की कहानियाँ, जटा का टेल्स, ओके, वो मोगली वाली कहानियाँ, शायद देखा होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। सो वो सारी बुक्स थी और वो पढ़ने का अलग ही मज़ा है। ओके, वैकेशन में, समर वैकेशन में ये सब किताबें पढ़ना, थोड़ा बहुत खेलना, वो सब एक्टिविटी होती थी। अब तो फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, वही सब है। बट अगर तुम माइंड फ्रेश ही करना चाह रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मोबाइल और टेलीविज़न और लिसनिंग टू सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग भी लिसन करोगे ना, फिर रिपीटेडली एक ही सॉन्ग पकड़ लिया ना तो फिर वो नहीं याद आना होगा तब भी याद आएगा, वो मुंह पे चढ़ जाएगा, पढ़ते पढ़ते चालू हो जाएगा। हमारी बॉडी वैसी है क्योंकि रिवाइज किया ना तुमने बार बार उसको, इसीलिए। तो कोई भी चीज़ रिवाइज तुम्हें ये करना है तो ये रिपीट होता रहे, ना कि और कुछ रिवाइज करना है कि वो रिपीट होता रहे। हमारी बॉडी है और एक लेवल आ जाएगा। तुम अगर सपोज मेडिटेशन आगे जाके फ्यूचर में सपोज थोड़ा बहुत तुम 5 मिनट्स अकेले बैठ रहे हो, ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, योगा या ऐसा कुछ कर रहे हो, देन यू विल गेन दैट पावर दैट जब तुम चाहो कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हो और जब तुम चाहो वहाँ से ध्यान हटा के दूसरी जगह पे ध्यान लगा सकते हो। जितना लगाना इम्पोर्टेंट है उतना ही वहाँ से हटाना भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो तुम एक ही जगह पे ध्यान चिपक गया, अभी गाना बहुत ही अच्छा लगा, सुनते रहे भाई, अब कुछ दूसरा नहीं, मुझे दूसरा कुछ नहीं, यही सुनना है, दैट इज़ नॉट गुड साइन। ओके, क्योंकि फिर तुम गुलाम हो जाओगे तुम्हारा मन करेगा कि ये करना है तो वो वैसे ही करते जा रहे हो, वैसे ही करते जा रहे हो। तुम्हें पता है कल एग्जाम है फिर भी ये सुन रहे हो, अरे भाई पढ़ो, अभी पढ़ने का टाइम है। तो लगाना तो आ गया लेकिन फिर निकालना नहीं आया, सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो पर्टिकुलरली अगर ये फील्ड में थोड़ा थोड़ा भी तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे ये प्रेयर है, थोड़ी थोड़ी भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा इन द सेंस 1 मिनट भी नहीं लगता। इफ यू आर गिविंग 1 मिनट, मैंने बोला था 5 मिनट्स डेली थोड़ा शांत बैठो अकेले, पहले बताया था, पता है, अकेले रूम में रात को या अर्ली मॉर्निंग, शांत, कुछ नहीं, सिर्फ सोचो। अगर रिवाइज करना हो तो पूरे दिन क्या किया वो रिवाइज करो। ओके, कुछ गैजेट्स या बुक्स के से बस आराम से बैठो, क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रही है, कोई टेंशन है तो किस चीज़ की टेंशन है उसको सॉल्व कर दो। कोई पछतावा है पास्ट का, किस चीज़ का पछतावा है, अब तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको सब कुछ नलीफाई करके सॉल्व करके रिलैक्स हो जाओ, फिर सो जाओ। तो वो नींद जो आएगी, भले ही कितने ही घंटे की नींद आए, कम आए, सपोज 6 आवर्स की आए, 5 आवर्स की आए, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। यू विल फील फ्रेश
जैसे ही उठोगे, फिर उठने के साथ ही यार चलो ये करना है, वो बोर्डम वाली फीलिंग नहीं होगी। चल आज नींद भी नहीं आ रही है, अच्छा चलो आज ये करते हैं, ये पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, वैसा होगा। तो डेली इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि ये डेली इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम तक चलाना है हमें। लाइफ टाइम तक ये सारी चीज़ को हमें सपोज थोड़ा बहुत मेडिटेशन, प्रेयर, वो लाइफ टाइम करना है, तब जाके हमारी लाइफ अच्छी होगी। पढ़ाई में भी लाइफ टाइम नहीं करनी है। ओके हाँ, हम सपोज पर्टिकुलर एज तक 25 तक तुम पढ़े, बहुत कुछ मास्टर डिग्री की, आप PhD होल्डर बन गए, डॉक्टरेट कर लिया, वहाँ तक पढ़े, तो वो भी ऑलमोस्ट 28-30 तक तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम नहीं पढ़ने वाले। बट ये सारी चीज़ें, प्रेयर है, मेडिटेशन है, योगा है, समवॉट एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो सब तो लाइफ टाइम करना पड़ेगा, तभी लंबा जियोगे, अच्छा जियोगे, हैप्पीली जियोगे, खुशी खुशी से। नहीं तो फिर तुम्हें सब कुछ ही मिल जाए और तुम खुश ना हो, उसका कोई मीनिंग है क्या? फिर हो जाए इतनी भागदौड़ करके सब कुछ हमने गेन किया, इतने सेक्रीफाइस किए, लेकिन एट द एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी देन ऑल दोज थिंग्स आर वर्थलेस। वो बॉल जैसा ना हो जाए। ओके फिर बॉल बहुत कुछ मिल जाए, एक नया बॉल नहीं पड़ा था, इट्स वर्थलेस। नया बॉल दे दो, उससे अच्छा बॉल दे दो, बहुत ही अच्छा बॉल दे दो जिससे बहुत सारे फीचर्स हो अंदर, वर्थलेस। जहाँ हैप्पीनेस हो वही वर्दी है। तो एक्चुअली हम पूरी लाइफ में, वो दरवाज़ा बंद हुआ, पूरी लाइफ में हम सब कुछ गेन करना चाह रहे हैं कि भाई मार्क्स अच्छे आ जाए, स्कूल अच्छी मिल जाए, कॉलेज अच्छी मिल जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, लाइफ पार्टनर अच्छे मिल जाए। उसके बाद सपोज हमारी चाइल्ड हो तो वो भी बहुत सारी अच्छी सब कुछ अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन ये सब अच्छा चाहिए क्यों? व्हाट डू यू वांट एट द एंड? यू वांट हैप्पीनेस। दैट अंदर से जो क्रेविंग है, कुछ खाने की मन हो रहा है, वो मन क्यों हो रहा है? यू वांट हैप्पीनेस, मज़ा आना चाहिए। ओके वो मज़े के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं हम। कुछ भी तुम अच्छी जगह पे ध्यान लगाओ, अच्छी चीज़ें करो या बुरी चीज़ें करो, भले ही बुरी चीज़ें करो, लेकिन जो बुरी चीज़ कर रहा है वो भी क्यों कर रहा है? मज़े के लिए। सपोज कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, ओके वो क्यों कर रहा है? उसको मज़ा आ रहा है इसलिए ही कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि इट्स बैड, ये वो, इससे लंग डिजीज़ होंगे, इससे लीवर के प्रॉब्लम होंगे, वो सब नॉलेज हमारे पास है, शायद उसके पास नहीं है। और उसके पास हो तो भी वो नॉलेज से भी बढ़कर उसे लग रहा है कि नहीं, भले ही ये नॉलेज है, भले ही लीवर खराब हो जाए, भले ही मर जाए, लेकिन ये मज़ा तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा है। वो फीलिंग है उसके पास, इसीलिए वो कर रहा है ना, नहीं तो नहीं करेगा। अगर वो पता चलता कि नहीं मुझे ज़्यादा जीना है और ये मज़ा इतना है, थोड़ी देर का मज़ा है, अभी पिएंगे स्मोक करेंगे तो से 1 आवर का और 1 डे का मज़ा है, उसके बाद जैसे थे वैसे है। अगर वो सेंस से, वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पर्सपेक्टिव से देखे तो फिर वो उसको अचीव, मतलब वो छोड़ देगा कि ये थोड़े टाइम के लिए, मज़ा के लिए मैं मेरी लाइफ के 10 ईयर्स क्यों कम कर रहा हूँ, इससे अच्छा 10 ईयर्स ज़्यादा जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, मज़े से जिएंगे, लाइक दैट। तो वो माइंडसेट खुलना चाहिए। ओके तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा कब हम डिस्कस करते हैं? जब इंग्लिश और SST हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस वैसे डिज़ाइन है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चले। कल जैसे बॉल पोएम देखी, थोड़ी लाफ्टर वाली भी देखी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और फिर बॉल पोएम देखी। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है कि लाइफ इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एक टाइम होगा जब हम बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं स्टडी को, मार्क्स को, फिर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम मार्क्स को और स्टडी को उतना वैल्यू नहीं करो, फिर किसको वैल्यू करोगे? पैसे को, कि सपोज यू कैन अर्न मोर एंड मोर, लाइफस्टाइल को। फिर एक पॉइंट आएगा जब तुमने बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हो, इनफ अमाउंट, अच्छे से हैप्पीली जी रहे हो, फिर धीरे धीरे ओके नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्थ। ओ भाई लाइफ ख़त्म होने आई, तब अब तुम्हें ध्यान आया कि नहीं हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है। फिर हेल्थ के साथ साथ तब तुम्हें लगेगा ओ रिलेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो इतना सक्सेस के चक्कर में, पैसे अर्न करने के चक्कर में हमने कितने सारे रिलेशंस खो दिए। ओके सपोज ऐसा समझो कि तुम नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड हो जाते हैं, पैसे अर्न करो, पैसे करो, अर्न करो। अभी सामने बैठे हुए, सपोज तुम अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहे हो और डिनर कर रहे हो, और तुम वही टाइम पे भी तुम सपोज अपने स्टडी का ख्याल रख रहे हो कि मुझे खाने के बाद ये करना है, ये पढ़ना है, वो करना है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन।
भले ही शायद पापा मम्मी को ऐसा लगे कि अरे देखो खाते खाते भी उसको पढ़ाई की चिंता हो रही है, बट नो, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ गुड साइन। खाने के टाइम पे तुम मजा लो खाने का, तुम पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हो, बातचीत करो, उसका मजा लो। फिर स्टडी के टाइम पे स्टडी का मजा लो। हम सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं। खाने के टाइम पे खाने पे ध्यान नहीं है, टीवी में ध्यान है, किसी के साथ बैठे हुए हैं तो उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो टाइम पे भी फोन यूज कर रहे हैं, ओके। और पढ़ाई के टाइम पे भी फोन यूज कर रहे हैं, फोन यूज करने के टाइम पे फिर कुछ और सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। तो वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एंजॉय क्या किया लाइफ, सब कुछ मिक्सअप चल रहा है। मतलब खाया तो भी खाया, मान तो रहे खाया, लेकिन 100 तुम धीरे धीरे कॉन्शियस होते जाओगे तो पता चलेगा कि कॉन्शियस लिविंग में और अनकॉन्शियस लिविंग में क्या डिफरेंस है। वो फीलिंग अलग होगी। तुम पानी पूरी वही जगह से खा रहे हो, लेकिन कॉन्शियस होके खाओगे उसकी फीलिंग अलग है, और अनकॉन्शियस होके ऐसे ठूसने के लिए खाओगे, पेट भरने के लिए खाओगे, क्रेविंग के लिए खाओगे, उसकी हैप्पीनेस अलग है। तो बी माइंडफुल, जहाँ हो वहाँ 100% रहो। बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस के चलो अभी पढ़ रहे हैं 100% पढ़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों, ये क्यों, लर्न कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो 100% खेल रहे हैं। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रेयर की, हमें क्या स्टार्ट करना है? एने फ्रैंक, यस, ओके, वही स्कैन कर रहा था मैं अभी। सो 15 मिनट हमने थोड़ा लाइफ साइंस पे डिस्कस किया, वो भी ज़रूरी था। कहाँ गया फोल्डर? हाँ चलो, तो हमारा चैप्टर है, दिखाई दे रहा है या विंडो कर्टेन क्लोज करे? दिखाई दे रहा है वैसे तो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पुष्टि स्टार्ट कर दिया टेस्ट देने वाले थे ना तुम आज? लो, भूल गए? नहीं सर, याद है ना। तो कब दोगे? चालू करो। हाँ चलो, सो हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश का देखने वाले हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। सो इसके ऑथर है हरसेल्फ एने फ्रैंक क्योंकि ये डायरी है, ये ट्रू स्टोरी है, ओके, ये ट्रू स्टोरी है। और एने फ्रैंक ने एक लड़की है, ओके, उसने, लड़की थी इन द सेंस, उसने अपनी डायरी लिखी हुई थी। और फिर वो टाइम पीरियड वैसा चल रहा था, दुनिया में ऐसी हलचल मची हुई थी, जैसा तुमने क्लास 9 की हिस्ट्री में पढ़ा और 10 की हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, सीबीएसई में, नॉट इन जीएसई। तो वो हलचल, वो नाजिज्म, हिटलर वाला टाइम पीरियड, ओके, वो टाइम पीरियड की बात है। वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो वो टाइम की बात है। तो फिर बाद में पता चला कि वो इसके पास तो सारा डेटा स्टोर्ड है, ओके। तो ये डायरी का, वो उसकी जो डायरी थी उसका सम पोर्शन वी आर लर्निंग, उसकी डायरी पूरी नहीं पढ़नी है हमें, बट वो डायरी का सम पार्ट वी आर टेकिंग फॉर आवर लर्निंग। वी कैन से 2 पार्ट में है स्टोरी। पहला पार्ट है जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। एने फ्रैंक खुद का, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे रही है। एंड सेकेंड पार्ट में उसने जो डायरी में लिखा हुआ है, और वो डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया, वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों भाई उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, और क्या वो डायरी लिखती थी वो बाकी लोग लिखते हैं वैसे ही लिखती थी या कुछ अलग तरीके से लिखती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। सो क्यों स्टार्ट किया वो हमें देखना है, और फिर क्या लिखा उसने डायरी में, वो हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हर सेल्फ एंड हर फैमिली एंड हर नेशन एंड हर movement from one place to another place, all those things. And in second part, what she had written in the diary about her life during the school days. कैसे क्या क्या हुआ था, कौन से सर गुस्सा कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट उसको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, all those things, और क्यों उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया,
वो सब पार्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, बट एक ही चैप्टर है, अगर हो सके तो हम चैप्टर कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे ये टुडे इटसेल्फ। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो एने फ्रैंक की डायरी में से पार्ट लिया हुआ है। ओके, हो गया पूरी, थोड़ा कम करते हैं। हाँ, सो फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, खुद एने फ्रैंक ऑथर है। चलो, ज्यूइश वर्ड बहुत ज्यादा आता है ओके चैप्टर में। तो ज्यूइश मीन्स व्हाट, तुमने शायद सुना होगा, जैसे हिंदुइज्म बोलते हैं हम, इस्लामिक बोलते हैं, वैसे ही ज्यूइश। ओके, सो पीपल फॉलोइंग जुडाइज्म रिलीजियन। तो जुडाइज्म एक रिलीजियन है, उसको फॉलो करने वाले कौन होते हैं? ज्यूइश। ओके, जुडाइज्म रिलीजियन है, जैसे हिंदुइज्म को तो हम सनातनी मानते हैं, अब तो ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है नाउअडेज, सनातनी। ओके, बट अगर पहले के पर्सपेक्टिव से देखें तो हिंदुइज्म, सपोज सनातन मतलब क्या, वो एक बेसिक है, उसी में से सारे रिलीजियन आए हुए हैं। ओके, मतलब सारे ही रिलीजियन जो हमें पता है वो एक सनातन धर्म के अंदर से आए हुए हैं। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव अलग है। अभी हम क्या पर्सपेक्टिव से मान रहे हैं कि सपोज जैसे इस्लाम है, इस्लाम इज अ रिलीजन, तो उनके फॉलोअर्स जो होंगे उनको हम बोलते हैं मुस्लिम्स। ओके, जो सिख है, ओके सिखिज्म नहीं बोलते, तो दैट इज अ रिलीजन, और सिख लोगों को हम क्या बोलेंगे? उसके फॉलोअर्स। हु आर सिख? दोज पर्सन्स हु फॉलोज द सिखिज्म। जैसे कि हिंदू, the group or say people who follow the Hinduism, उसको हिंदू बोलेंगे। वैसे ही जुडाइज्म को फॉलो करने वाले लोग को क्या बोलेंगे? ज्यूइश। सिंपल। ओके, सो ज्यूइश पीपल फॉलोइंग जुडाइज्म रिलीजन। नाउ परसिक्यूशंस, ये वर्ड भी आता है, वो जब आएंगे तब देखेंगे। ओके, चलो, सो बिफोर यू रीड, तो बिफोर यू रीड ये उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है एने फ्रैंक का। ओके, थोड़ा फट गया, अब दिख रहा है। ओके, सो ये उसका ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। हाँ, सो बिफोर यू रीड पार्ट में हम देखते हैं एनेलीज मैरी एने फ्रैंक, ये उसका पूरा नाम है। ओके, शॉर्ट में है एने फ्रैंक, उसका पूरा नाम है, याद रखना है तुम्हें। ओके, एनेलीजे मैरी एने फ्रैंक, उसका बर्थडे 12 जून 1929। ओके, ये उसका बर्थडे है, और उसकी डेथ डेट नॉट फिक्स्ड, हम पता ही नहीं, क्योंकि वो टाइम पे इतना सब कुछ चल रहा था, कौन कब मर गया, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट लोकेशन, कहाँ मर गई, ये वो किसी को पता नहीं। जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था साउथ में, तुमने न्यूज़ में सुना होगा, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा था, कहाँ से आया था, कौन सी ट्रेन में था, 3 ट्रेन टकरा गई, उसमें से कौन सी ट्रेन में था पर्टिकुलरली, कई लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे भी इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट करेक्ट वर्ड है, एक्सीडेंट हुए हैं, तो वो एक्सीडेंट में पता ही नहीं चलता। वैसे वैसी चीज़ें हुई है कि पता ही नहीं चलता कि लोग कब मर गए, क्या हुआ क्या नहीं। जैसे 2013 में केदारनाथ में फ्लड आया था। ओके, तो हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों। ओरिजिनल डेटा नहीं है किसी के पास कि कितने लोग मर गए। नॉट इवन नंबर आर देयर कि भाई इतने लोग यात्रा के लिए आए थे और इतने लोग मर गए। क्यों? क्योंकि तब कुछ ऐसा फॉलो ही नहीं होता था कि भाई तुम्हें टिकट लेनी है, ये करना है, वो करना है, तुम जाओ तो पता चलेगा अच्छा इतने लोगों ने दर्शन किए, ये वो कुछ नहीं, जाओ भाई जाओ। फिर ट्रेंड बन गया, ये हुआ और फिर ट्रेंड बन गया, अब पर्टिकुलर लोगों को ही जाने दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर जैसे पहले लोग जाते थे वैसे ही तुम पहाड़ चढ़ चढ़ के जाओ तो कोई तुम्हें पहाड़ पे रोकने नहीं बैठेगा कि भाई तुम कहाँ से आए, वो कोई किसी के पास पूछने के लिए। वहाँ सब तपस्या करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, तो कोई है वहाँ पे। मेन रोड से जाओगे तो हाँ वहाँ पुलिस होगी, ये होंगे वो होंगे, अदरवाइज सब लोग सब कुछ कहीं ना कहीं जाते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड होता है, मॉनसून, और एक ही दिन में तीनों सीज़न मिल जाती है तुम्हें, समर, मॉनसून, विंटर, सब कुछ।
ओन रिस्क पे है, तुम फंस गए तो बचाने वाला कोई नहीं, रोड पे होंगे तो शायद कोई देख लेगा, ये वो, खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ लेके, अगर ऐसा कुछ ट्रैकिंग वैकिंग तुम कुछ अननोन रास्ते पे जा रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसे तुम्हें कुछ क्या बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जैसा नहीं मिलेगा अगर अननोन रास्ते पे जा रहे हो तो। पहले तो सब लोग ऐसा बहुत जाते थे, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो टेंपल के पास एटलीस्ट तुम यहाँ से वहाँ से ये वो करके टेंपल के पास पहुँच जाओगे, लेकिन टेंपल के अंदर पर्टिकुलर लाइन में तुम्हारे पास वो होना चाहिए, पर्टिकुलर व्हाटएवर रजिस्ट्रेशन स्लिप और व्हाटएवर इट इज। सभी यात्रा में पिलग्रिमेज में ऐसा हो गया है, पिलग्रिम्स जो हम बोलते हैं, ओके, वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, चारों धाम की यात्रा सब जगह मोस्टली ऐसा सब हो ही गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसी सिचुएशन है, इसलिए पता ही नहीं है कि उनकी डेथ कब हुई, ये लड़की की डेथ कब हुई। सो अप्रॉक्सीमेटली फरवरी और मार्च 1945। सो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तुम्हारी जितनी ही एज थी, ओके। क्यों? क्योंकि दिखने में नहीं, एज गिनो तुम, 29 to 45, सो अराउंड 15-16 ईयर्स की उसकी एज थी, ओके। और तब वो उसकी डेथ हो गई। अब सोचो 15-16 ईयर की एज में उसकी डेथ हुई है, तो उसने डायरी लिखना कब से शुरू किया? ओके, दैट इज़ द लर्निंग। ये यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं कि ओ वी आर कॉन्शियस, हमने ये किया है। जैसे देखो, ये अभी हम यूट्यूब की चैनल है अपनी क्लास की, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये वो। अब मैं अभी डेटा खोलूँ ना, तो मैंने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे क्लास का ही, मतलब तब मार्गदर्शक नाम नहीं था, जस्ट बेंगलोर से आया था, कॉलेज में पढ़ा रहा था और बेंगलोर से यहाँ आ गया और सोचा कि भले ही हमने कॉलेज छोड़ दिया है लेकिन पढ़ाना तो कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट ने बोला सर यूनिट कन्वर्जन फर्स्ट ईयर में बहुत तकलीफ देता है, यूनिट कन्वर्जन पे वीडियो बनाओ। तो वो साइड जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड लाया और नीचे ही घर में ही मार्कर बोर्ड से स्टार्ट कर दिया। वो फर्स्ट वीडियो था और वो शूट हुआ था आई थिंक से जुलाई अगस्त 2018 में, और वो 18 और ये चल रहा है 23। आफ्टर 5 years इफ आई एम सीइंग दैट ये फर्स्ट वीडियो था और अभी ये लेटेस्ट वीडियो है। अभी तो हम कैमरा में देख ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ क्लास शूटिंग हो रहा है, बट कैमरा में देख के भी अगर शूट करे जैसे लास्ट ईयर और उससे पहले 1-2 वीडियो कंटिन्यूअसली, कभी कभी जब वैकेशन का टाइम मिले और हो तो फिर मैं डायरेक्टली कैमरा में शूट करके कि सपोज मैं कोई ऑनलाइन ऑडियंस को पढ़ा रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ वैसे शूट करें, ओके। बट यू कैन सी दैट ग्राफ कि तुम पहले कौन से लेवल पे थे और अब तुम कौन से लेवल पे हो, दैट चेंज यू कैन सी। और वो चेंज सबसे ज़्यादा हेल्प तुम्हें ही करेगा कि तुम सोचोगे अरे यार मैंने इतना डेवलपमेंट कर लिया, मैं इतना अच्छा बोलने लगी, इतना अच्छा बोलने लगा, ओके। मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया है अपनी एक्सप्रेशन की स्किल में, अपने वर्ड्स को पिक करने की स्किल में। और पहले और गड़बड़ हो जाए सपोज, तो गड़बड़ हो जाए तो मैं सपोज कोई भी हो गड़बड़ हो जाए तो हम क्या कॉन्शियस हो जाए, अबे यार ये क्या बोल रहे ये। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस, हाँ भाई हुई गड़बड़ वॉट, मैं तो अब तो गड़बड़ को रिपीट कर देता हूँ, अच्छा ऐसा बोल दिया। सो उससे एक फियर निकल जाता है, हाँ बोल दिया तो बोल दिया भाई, ह्यूमन है, ह्यूमन में एक मिस्टेक, ओके। सो धीरे धीरे वो फियर पूरा निकाल देना है, ओके। सो यू विल बी अनस्टॉपेबल, ऐसे कोई डर नहीं रहेगा ना। किस चीज़ का डर है भाई? कोई चीज़ का डर नहीं, जो करना है वो कर रहे हैं, 100% अपना इनपुट डाल के कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो भी आए, लेकिन अभी मज़ा आनी चाहिए, अपना जो गोल है वो फुलफिल होना चाहिए कि भाई मुझे तुम्हारे दिमाग में पूरी स्टोरी फिट कर देनी है, तुम्हें सब कुछ समझ में आना चाहिए और तुम्हें ये सब कुछ स्टोरी फिट हो जानी चाहिए, समझ में सब कुछ आना चाहिए, लर्निंग हो जानी चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट, कुछ नया सीखना चाहिए, तो यही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा था। 15 ईयर्स 16 ईयर्स की उसकी एज है और तब उसकी डेथ हुई। सोचो उसके पास एक डायरी है जिससे हम ये पढ़ रहे हैं। हम 15-16 ईयर्स के जब मैं था, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ऐसे मार्बल्स थे इतने सारे डब्बे भर के कि मैंने बचपन में इतने सारे जीते थे। और सपोज कार्ड्स थे, ओके, कि इतने सारे वो कार्ड्स आते थे ना, पर्टिकुलरली वो क्रिकेटर्स के कार्ड आते थे, ओके। वो बूमर च्युइंगम आती थी ना, बूमर बूम बूम बूमर, उसके साथ फ्री आते थे, ओके, कार्ड्स। तो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, फिर हम खेलते थे। अच्छा जैसे तुम्हारे पास कार्ड, मेरे पास कार्ड, तो मैं बोलूँगा कि 10,000 रन्स, तुम्हारे 2,000, तो लाओ चलो तुम्हारा कार्ड मेरा,
लाइक दैट। वैसे ही फिर रेसलिंग के कार्ड आते थे WWE के, वो सब खेला ये वो, एटलीस्ट वो था कि हमने बचपन में ये किया है ये वो। इसके पास डायरी थी, इसका यूज तो हाँ हैप्पीनेस, मजा आई थी, खेलने के टाइम भी मजा आई थी, अभी भी अगर देख लेके अच्छा ये सब था तो वी विल फील दैट हैप्पीनेस। ओके, बट ये कितना, इसने तो और एक लेवल ऊपर डायरी लिख डाली। उसने ये ऐसा सोच के नहीं लिखी थी कि हाँ सालों बाद, 19 की बात चल रही है, 23, ओके, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पकड़ लो, 29 और 2023, अप्रोक्सीमेटली 90 से ज्यादा ईयर्स हो गए हैं, 100 ईयर्स हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। उसने सोचा था कि 100 ईयर्स के बाद मेरी डायरी, 100 ईयर्स, जस्ट इमेजिन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स पहले कोई लिखा डायरी लिख रहे थे। इमेजिन आज से 100 ईयर्स पहले कोई बच्ची तुम्हारे जितनी, मतलब 15-16 ईयर्स की डायरी लिख रही थी। सोचो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम इस एज में भी नहीं लिख रहे। अब तुम बोलोगे, मतलब ऐसा मत सोचना सर डायरी कौन लिखता है। हाँ तो कुछ भी डायरी ना लिखे तो एटलीस्ट नोट्स तो लिखते हैं हम। नोट्स, डे टू डे नोट्स होती है, रिमाइंडर, ऐसी वे ऐप है मेरे मोबाइल में है, देखनी हो तो बाद में दिखाऊंगा। ऐप होती है कि भाई गोल्स होते हैं, डेली गोल्स, डेली टास्क, तुम्हें ये चीज़ें करनी है। फिर रात को देखो, अच्छा ये सोचा था, ये 6 चीज़ में 2 ही चीज़ हुई, चलो 2 तो हुई, ओके, ये 4 को नेक्स्ट डे वापस ले जाओ, नेक्स्ट डे 4 तो एडिशनल हो गई, उस दिन की भी वापस 2-3 ऐड हो गई, टोटल 7 चीज़ें आज करनी है, इतना ही हुआ, ओके कोई बात नहीं, लाइक दैट। तो वैसा होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो वो टाइम पे आज से 100 ईयर्स पहले वो डायरी लिख रही थी। सोचो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि 100 ईयर्स के बाद मेरे जैसे जो बच्चे होंगे वो जब स्कूल टीचिंग कर रहे होंगे, उसकी स्कूल की बात भी आएगी ये चैप्टर में, तो उसके जैसे जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो पूरे वर्ल्ड में, ये बात इंडिया की तो है नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में मेरी स्टोरी और मेरा ये वर्क इतना फेमस हो जाएगा कि लोग मेरे वर्क से सीखेंगे। दैट इज द इंस्पिरेशन। सोचो आज से 100 ईयर्स बाद कोई बात कर रहा हो कि ये वीडियोस 100 ईयर्स बाद चल रहे हो, ओके, हम लोग हो या ना हो, लेकिन सपोज ये वीडियोस चल रहे हैं, तो कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आएगी। वो लोग जो देख रहे हैं, या 100 ईयर्स पहले ये टीचर ने ऐसा एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ऐसा शायद, ओके, और ये स्टूडेंट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनके पास कितना नॉलेज था, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। सोचो आज से 100 ईयर्स बाद, मैं जैसे नाम बोल रहा हूँ, तुम अपना एग्जाम्पल हो ना, कि 100 ईयर्स बाद कोई ऐसा सोचे कि सपोज दिशा, तो दिशा ने ये किया था, ये काम किया था, पढ़ाई ऐसे की थी, पढ़े ऐसे थे, ये वो, ऑटोबायोग्राफी, तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी आज से 100 ईयर्स के बाद कोई पढ़ रहा है। कुछ काम ऐसा करना पड़ता है, हमारे डीड्स ऐसे होने चाहिए, हमारे कर्मास वैसे होने चाहिए कि हम, हमारे जाने के बाद भी भले ही हम चले गए, लेकिन हमारी लर्निंग्स, हमारे वैल्यूज, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ वहीं रहती है। गॉड का देखो लाइफ वैसा ही तो है। भाई 5000 साल हो गए कृष्ण जी को आए हुए, 5000 साल, 5000 ईयर्स, अभी भी वो जिए ऐसे है कि भाई हमारे लिए तो भगवान है, और भगवान ही है, लेकिन हमारे लिए मतलब क्या कि सपोज तुम मान लो कि ह्यूमन बीइंग है, तुम गॉड ऐसा मत मानो कि गॉड है, ह्यूमन बीइंग मानो, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ह्यूमन बीइंग, इतना हाई लेवल, सोचो कहाँ वो लेवल, और हम तो मतलब सोच ही नहीं सकते, नॉट इवन इमेजिन, ओके। उससे भी हजारों साल पहले राम जी आए थे, तो सोचो अभी मूवी आने वाली है आदि पुरुष, सोचो इतने सालों बाद एटलीस्ट हम पर्टिकुलर इंसिडेंट और वो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होनी चाहिए। सोचो वो कैसी लाइफ जिए, यही होता है सक्सेस। कोई पूछता है अभी कि राम जी के पास कितने पैसे थे, उन्होंने कितने इयर्स रूल किया, वो कितने, उन्होंने अपने अयोध्या के आसपास और कितनी जमीन जायदाद इकट्ठा की, सोने की द्वारका थी। कोई पूछता है कि द्वारका कैसी थी, कहाँ थी, ये वो, हम कृष्ण जी की बात करते हैं,
द्वारका में कितने महल थे, रूम्स कितने थे, क्या क्या फैसिलिटी थी, भले ही सोने की थी पूरी, जैसे लंका पूरी सोने की थी वैसे द्वारका सोने की थी। ओके, कोई बात करता है कैसा था क्या है। सो वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें अभी सीख लेना है, मतलब तुम्हें यही एज में सीख लेना है, सो दैट जब हम ग्रो अप करें तो हम जो रिलेवेंट नहीं है वो चीज़ों पे, इररिलेवेंट चीज़ों पे, इररिलेवेंट करियर ऑप्शन पे, इररिलेवेंट लाइफस्टाइल पे फोकस ना करें और जो रिलेवेंट है उस पे फोकस करें, सो दैट हमारा भी ग्रोथ हो, हमारे बाद मतलब हमारे बाद जो हमारे ऑफस्प्रिंग हो उनका भी हो, और सिर्फ ऑफस्प्रिंग तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड का। जैसे कि अभी जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, 100 इयर्स बाद हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ओके चलो, सो बॉर्न ज्यूइश गर्ल, ज्यूइश का मीनिंग हमने देख लिया, गर्ल हु रोट while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, और जब वो छिपी हुई थी, सोचो इतने टाइम छिपी हुई थी वो अपने फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड के साथ वो छिपी हुई थी एम्स्टरडैम में, क्योंकि जर्मनी पूरे मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सब कुछ हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री में देखा है कि वो लोग एक्सपांशन कर रहे थे कि जितना हो सके सब कुछ, सबको अब रूल मानो, ये तो हमारे रूल मानो, हम जो कह रहे हैं वैसे रहो, हम जो कह रहे हैं वैसी बिलीफ सिस्टम रखो एंड वैसा ही सब फॉलो करो, अदरवाइज इसके ओके गोली लाइक दैट। वो टाइम पे ऐसा लिखा हुआ था इतनी छोटी लड़की ने। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। तो उसकी फैमिली मूव कर गई थी कहाँ पे, एम्स्टरडैम में, बट फिर से फंस गई जर्मनी में, वेर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नेदरलैंड्स, मतलब नेदरलैंड्स को भी नाजीज ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, नेदरलैंड इज अ डिफरेंट स्टेट, ओके, जिसको हम बोलते हैं हॉलैंड, अभी हॉलैंड बोलते हैं। ओके, सो नेदरलैंड को भी जर्मनी ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ओके, कॉन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया। ओके, तब की बात है, एज persecutions against the Jewish population increased। okay, so persecutions that is ill treatment। okay, persecutions मतलब ill treatment, मतलब जो Jewish लोग थे वो उनकी बिलीफ सिस्टम डिफरेंट थी और नाजी की बिलीफ सिस्टम डिफरेंट थी, तो उनको वो पसंद नहीं थे। हिस्ट्री में 9th की हिस्ट्री याद करो, कितने सबसे ज्यादा लोग अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजियन के मारे हो तो वो कौन थे, ज्यूइश थे। ओके, सो इल ट्रीटमेंट मतलब कि बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, और बुरा इन द सेंस ऐसा नहीं कि अच्छा ये वो बोलने का बुरा नहीं, बुरा इन द सेंस हाथ काट दिए, पैर काट दिए, मर्डर कर दिया, उतना बुरा। ओके, वो लेवल की बात चल रही है, उसका इल ट्रीटमेंट वर्ड यूज किया हुआ है। पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जब इनका नाजी का जो ऑक्यूपाइड करने का सब कुछ, सारी मतलब नेदरलैंड भी पहुंच गए, वो भी ऑक्यूपाई कर लिया और ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब एने फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक, नाम याद रखना, उसकी बहन का, उसकी मम्मी का, उसकी पापा का, सबका नाम याद रखना है, और आंसर लिखने के टाइम पे हर फादर के बाद नाम भी लिखना है, सिर्फ हर फादर नहीं, इट विल हैव सम गुड इम्पैक्ट। ओके, नाम याद रखना। सो ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग थी, वहां ऑफिस के रूम में 1942 में उन्होंने ऐसे हाइड, छुप गए वो लोग। ओके, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, सोचो 2 साल तक छुपे रहे, 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। ओके, तो सबसे पहली बात, उसकी बहन का नाम क्या है, मार्गोट फ्रैंक, उसकी बहन का नाम है। सो मार्गोट फ्रैंक भी, उसकी भी डेथ हो गई, और उसके बाद ओके विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, मतलब कि उसकी बहन के बाद
उसकी भी डेथ हो गई। उसको क्या हुआ था भाई, टाइफस हुआ था, मतलब पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ था। ये रहा देखो, टाइफस दैट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, चेपी रोग बोलते हैं ना हम जिसे। तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गया था और इसीलिए वो ये बर्जन बेल्सन क्या है, वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। ओके, वो भी मैंने आई थिंक लिखा होगा, ये बर्जन बेल्सन दैट इज अ नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब क्या, एक पर्टिकुलर जगह जहां पे सबको इन प्रिजन मतलब कि जेल बनाकर जबरदस्ती फोर्सफुली रखा जाए, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो बर्जन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप, वहां पे उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। हर फादर ऑटो फ्रैंक दी ओनली सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप। सिर्फ कौन बच पाए, उसके पापा बच पाए, बाकी वो, उसकी बहन, उसकी पूरी फैमिली फिनिश्ड। ओके, रिटर्न्ड टू द एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो जब वॉर एंड हो गई तब उसके पापा एम्स्टरडेम वापस गए। ओके, एम्स्टरडेम वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो वो क्या फाइंड करने पहुंचे, उसके पापा को पता था कि वो उसकी बेटी क्या डायरी लिखती थी, उसकी बेटी डायरी लिखती थी, वो पता था। तो बोले कि हम तो मोस्टली सारे लोगों की डेथ हो गई, तो क्या उसके पापा को पता था कि वो डायरी लिख रही है, तो क्या मेरी बेटी जो डायरी लिख रही थी वो डायरी अभी भी होगी वो एम्स्टरडेम जाके, क्योंकि वहां तो सब कुछ तहस नहस हो गया, अब वो छिप रहे थे अलग अलग जगह पे। अब जब वॉर खत्म हो गई तो वापस वो घर गए अपने, देखा कि यहाँ उसकी बेटी की डायरी है या नहीं है, टू फाइंड आउट। ओके, फॉर्चुनेटली वो थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो convinced, वो ही खुद सेटिस्फाई थे, उनको लग रहा था अंदर से, इनर गट फीलिंग थी, convinced थे वो that it was a unique record. ये बहुत ही एक यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। ऑब्वियसली वॉर और वो बात तो छोड़ो, लेकिन इतनी छोटी लड़की 100 years बिफोर डायरी लिख रही है, तो ऑब्वियसली यूनिक रिकॉर्ड है। तो इट्स अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने बोला कि यार इसको तो पब्लिश करेंगे। तो पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में उसकी बेटी ने जो लिखा था वो इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन उसके पिताजी ने, उसके पापा ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर उसको पब्लिश किया। इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम डायरी, मतलब वो बुक का नाम क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वो बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हमारा चैप्टर का नाम है, ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, मतलब एने फ्रैंक की डायरी में से हमने छोटा सा पार्ट लिया है, लेकिन वो जो बुक थी, ओके, वो बुक का नाम क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था, अभी भी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, चलो देख लेते हैं। अ डायरी वाज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे था उसका, 13 साल की थी वो, तो मतलब अराउंड 2-3 years की डायरी लिखी होगी, ओके, ज्यादा नहीं। 13th बर्थडे के टाइम पे उसको एज अ बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मिली थी ये डायरी। सोचो, ये इट्स अ लेसन फॉर द पेरेंट्स, पेरेंटिंग के बारे में, तो बच्चों को गिफ्ट क्या देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा इतने परसेंटेज ले आओ और तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा। हाँ, ये सब बातें किसके लिए होती है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ओके, मतलब उनको अंदर से इंट्यूशन ही नहीं आता, अंदर से वो एंथुजियाज्म ही नहीं आता कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। उनके लिए पेरेंट ऐसा बोलते हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा करेंगे, ऐसा कर लो ऐसा करेंगे। इनडायरेक्टली वो चाहते क्या है, उनको वो चीज़, वो गिफ्ट देने में कोई तकलीफ नहीं है, ओके, वो अंदर से क्या चाहते हैं कि तुम उतने मार्क्स क्यों लाओ, क्योंकि तुम मेहनत करो, ग्रो करो, तुम्हारा दिमाग खुले और एट लास्ट तुम हैप्पी रहो, तुम्हारी लाइफ सेटल इन द सेंस तुम्हारी हैप्पी लाइफ हो, वो चाहते हैं। वो डायरेक्टली तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर इनडायरेक्ट वे में पेरेंट ये सब चीज़ें करते हैं कि ये कर लो तो ये तुम्हें ये दिलाएंगे, यहाँ घूमने के लिए ले जाएंगे। छोटे हो तो छोटे गिफ्ट्स होते हैं, थोड़े बड़े हो जाओ तो बड़े गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चाहते क्या है कि तुम खुश रहो और तुम्हारी लाइफ, पूरी लाइफ खुश रहे, वो चाहते हैं वो लोग। तो हमें गिफ्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है,
हमें वो फीलिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। और शायद कंडीशन ऐसी हो जाए कि शायद पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशंस वो गिफ्ट मिलना बंद हो जाए, या गिफ्ट तो मिलते रहे लेकिन बोलना बंद हो जाए कि ये तेरे लिए गिफ्ट है, ये वो डायरेक्टली लेके आ गए, ओके। तो हमें फीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वर्डिंग्स पे, ना कि गिफ्ट्स पे, ओके। हमें फीलिंग, भावनाओं को समझना चाहिए, ओके। चलो, सो 13 बर्थडे पे मिली थी एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of the 1st August 1944। तो भाई कितनी डेट्स है, उसकी एंट्री कितनी है, देखो 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक की एंट्री है डेट में, ओके। ये भी डेट्स याद रखनी है, जितनी भी डेट्स गिवन है चैप्टर में वो याद रखनी है तुम्हें। सो पहली डेट्स भी आ गई थी, कौन सी कि 1942 में हिडन थे, वो तो है ही, लेकिन उसका ये बर्थडे, ओके, 1929 जून से उसकी बर्थडे थी, और फरवरी मार्च 1945 जब वॉर एंड होने वाली थी तब की बात है, ओके। 45 में एंड हुई थी, हम पढ़ते ही हैं 39 to 45, सॉरी 40 to 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। एक्चुअली 39 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो मेजर हुआ वो सब 40 के बाद सब मेजर होना स्टार्ट हो गया था। सो पर्टिकुलरली कंट्री वाइज वर्ल्ड वॉर को डिफाइन कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ, लाइक दैट। सो ये सारी डेट्स भी तुम्हें याद रखनी है। तो उसकी 13th बर्थडे पे उसको दिया गया था, और इस डेट से जब लास्ट एंट्री है 1 अगस्त 1944। क्रॉनिकल्स का मीनिंग होता है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में ही था सब कुछ, ऑर्डर में ही था, डेट वाइज था, मंथ वाइज था, सब कुछ ऑर्डर में उसने डायरी लिखी हुई थी, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स। मतलब सीक्वेंस में, जैसे कि तुम्हारे सपोज मैथ्स में पर्टिकुलरली 3 चैप्टर हो गए, साइंस में भी 3 चैप्टर हो गए, और एसएसटी में 3 चैप्टर्स हो गए। अब मैं पूछूं कि भाई कौन से चैप्टर हो गए, तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे सर पहले मैंने साइंस में 3rd चैप्टर किया, फिर एसएसटी में 1st चैप्टर किया, फिर मैथ्स में 2nd चैप्टर किया, वैसे नहीं। एक क्रॉनिकल्स में, क्रॉनिकल्स मतलब कि सर साइंस में 1st 2nd 3rd हो गया, मैथ्स में 5th 6th 7 हो गया, तो क्रॉनिकल्स में आगे बढ़े ना, नंबर वाइज। क्रॉनिकल्स इन द सेंस जस्ट लाइक सीरियल नंबर्स कैसे होते हैं वैसे ही क्रॉनिकल्स इन ऑर्डर, ओके। So it was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। तो ओरिजिनली किसमें थी, डच में थी, ये भी याद रखना। और डच में से किसमें पब्लिश हुई, उसके पापा ने इंग्लिश में पब्लिश की, लेकिन वो बहुत सारी लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, बहुत सारी लैंग्वेज, ओके, बहुत सारी लैंग्वेज में वो क्या हुई है, पब्लिश हुई है। और वर्ल्ड की बेस्ट नहीं बोलते, वो जो बुक बहुत ज्यादा सेल होती है तो बोलते हैं कि बेस्ट सेलर, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक ऐसे आता है, ओके। जैसे कि एक बुक है अभी रिसेंटली मैंने ली थी, दैट इज द इकिगाई, ओके। तो वो बेस्ट सेलर बुक है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं पर्टिकुलर रीजियन ने, भरूच के लोग, गुजरात के लोग, इंडिया के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग उसे पढ़ रहे हैं। हाँ, बुक वो है, लैंग्वेज में भी डिफरेंट, सपोज कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई गुजराती में, कोई मराठी में, कोई इंग्लिश में, लेकिन ओरिजिनल बुक की ही सब कॉपी है, ओके। तो वैसे ही बहुत ही बढ़िया जो पॉपुलर बुक्स है उसमें ये बुक्स आती है। 100% बोल रहा था ना, 100% दो अपना। देखो जैसे मैं अभी अपना 100% दे रहा हूँ, सुबह से ऐसा लग रहा है मुझे कि दे रहा हूँ, फिर पता नहीं, भगवान को पता, बट सुबह से मेरा सिर दर्द हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ओके, सो दीज आर दी गुड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ बीइंग कॉन्शियस इनटू द पर्टिकुलर एक्टिविटी, ओके। हाँ, चलो। So there have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। तो भाई ऐसा नहीं सिर्फ बुक है भाई, मूवीज बन गई है बहुत ज्यादा, मतलब कि सब कुछ ही है। क्या क्या है, टेलीविजन सीरियल्स बन गई है, सेवरल फिल्म्स है, थियोरेटिकल प्रोडक्शंस मतलब ड्रामा, तो सब कुछ जो प्ले कर रहे हैं ड्रामा वो भी हो गया है, सीरियल भी आ गई है, मूवीज भी बन गए, ओपेरा मतलब गाना गा के समझाना, जैसे रामायण पहले गाना गा के समझाई जाती थी,
ऐसा कुछ बुक नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत पहले, जब हमारे पास रिटर्न में था ही नहीं कुछ, रिटर्न में नहीं था, मतलब पहले से हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं था। तो सोचो कि इतने 5000 साल पहले जो चीज हो गई, या फिर हजारों साल, 5000 साल तो अभी बताए ना कृष्ण जी को हुए, रामायण को तो उससे भी ज्यादा टाइम हो गया। तो इतने टाइम पहले कोई चीज हो गई, वो टाइम पे तो वाल्मीकि रामायण हम बोलते हैं कि ऋषि वाल्मीकि, सेज वाल्मीकि ने ये लिखा हुआ है। अच्छा, वाल्मीकि ने लिखा तो कब लिखा? रामायण होने के एग्जैक्ट तुरंत बाद खत्म हुई, चलो आज से लिखना शुरू, वैसे लिखा? टाइम पीरियड वहाँ सबकी अलग अलग है, वो बात फिर ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम भी होगा। कभी कभी जब भी ऐसा कुछ रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिले तो हम बात करेंगे, बट टाइम पीरियड तो पहले, जैसे हम अभी जो नॉलेज है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पहले होता था ओनली बाय वर्ड्स, मतलब मैं कुछ, मुझे जो पता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सो मेरा नॉलेज तुम्हारे पास चला गया। फिर धीरे 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 उससे थोड़ा लेवल अप करके हमने लिखना स्टार्ट किया कि भाई जिसको नॉलेज दिया है वो भी तो एक दिन मर जाएगा, तो नॉलेज भी मर गया इन द सेंस नॉलेज भी उसके साथ चला गया। तो अब तो बेटर वे कि भाई हम लिविंग से नॉन लिविंग की तरफ चले जाए, तो एटलीस्ट लिविंग तो चला जाएगा, सोचो लिविंग चला जाएगा और नॉन लिविंग रह जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग भी जब जाएगा उससे पहले दूसरे नॉन लिविंग में सपोज कॉपी पेस्ट, ओके, एक बुक ले लिया, पहले तो हम पत्तों पे, पेड़ के पत्तों पे, जब पेपर नहीं था तो पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, पर्टिकुलर पेड़ के पत्तों पे लिखते थे हम इंक बनाकर, ओके। ये इंडिया की बात चल रही है, बाहर की नहीं, ओके। सो बाहर तो था ही नहीं कुछ, ओके, इसीलिए सबसे पुराने जो स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं वो हमारे, ओके, इंडिया के हैं। तो वैसे लिखा जाता था, फिर धीरे 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 वो मतलब नॉलेज ट्रांसफर होता गया, फिर पेपर वाली बुक आई, फिर प्रिंटर आया, तो प्रिंटर में तो अब लिखने का भी झंझट नहीं, कॉपी पेस्ट जेरोक्स और प्रिंटर, तो सॉफ्ट कॉपी आ गई, डिजिटल मीडिया आ गया, वीडियो आ गया, अब तो पहले फोटोग्राफ आया, फोटोग्राफ के बाद अब वीडियो आया। सो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कुछ भी दिखा कर, अपने को थोड़ा मूवमेंट करके अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकते हो। कितना मतलब इवोल्यूशन है यहाँ पर भी, बहुत ही लंबा इवोल्यूशन हो रहा है। तो वही सारी चीजें थी कि बुक्स थी, डायरी वो नॉलेज, फिर सपोज मूवीज बन गई, ड्रामा होने लगा उसके ऊपर, जैसे रामायण और उसके ऊपर ड्रामा ही होता था ना, सबको थोड़ी पता थी, सब कोई, अरे ऐसा नहीं है, बुक सपोज है, पढ़ता है कोई, सपोज सारी बुक्स, हमने उस दिन डिस्कस किया था ना कि हमने 1 to 9 की कोई भी बुक पूरी कंप्लीट नहीं की है, ओके, तो वो तो सब कुछ, अरे मैंने भी नहीं की है, लो तुमने तो नहीं की है, मैंने भी नहीं की है, ओके, तो है तो सब कुछ, बट हम पढ़ते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सब, जिसको पढ़ना है, जो एंथ्यू है वो पढ़ते हैं, लेकिन हम साथ साथ पढ़ने के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ हम दूसरा भी कुछ ढूंढ रहे हैं ना। सिर्फ नॉलेज, तुम नॉलेज सीकर हो तो तुम पढ़ लोगे, पूरा पढ़ लोगे, बट तुम नॉलेज के साथ, हम नॉलेज के साथ साथ थोड़े बहुत प्लेजर भी चाहिए, मजा भी चाहिए। अच्छा है ये पढ़ना नहीं, कोई सुनाए तो अच्छा लगता है, तुम बोलो हम सुन रहे हैं, लाइक दैट। मेहनत कम हो गई, सुन रहे हैं, फिर सुनने में क्या यार, बैठे हुए सुन, तुम कुछ दिखाओ ना, ऐसे विजुअल इफेक्ट हो तो थोड़ा मजा आए। अरे तुम कुछ ड्रामा करो, तब हम रामायण, पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, हम देखेंगे रामायण, चलो ये राम जी बने, इसने उसको मारा, तो देखने में और मजा आए, तो फिर ड्रामा शुरू हो गया। तो वॉट एवर वे, लेकिन दैट इंफॉर्मेशन पास्ड आउट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट मीन्स में ये सब बातें होती रही, मतलब इसकी एने फ्रैंक की बातें फैलती रही, ओके। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो भाई जो नाजी का जो ऑक्यूपेशन था, उस वो टाइम पीरियड पे जो डेली लाइफ कैसी होती है, और एक मैच्योर्ड और इंसाइटफुल माइंड वो टाइम पे कैसे वर्क करता है, उसने क्या था, वो बातें हमें यहाँ से पता चलती है। यहाँ से पता चलती है मतलब डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में से पता चलती है। हमारे चैप्टर में पर्टिकुलर उस पोर्शन से हमने वो सारी बातें ली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिखाना है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है,
और वो हिस्ट्री की बात करनी अलग है। वो हिस्ट्री में क्या हुआ वो सब हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा, सीबीएसई की हिस्ट्री में, ओके, वो तो हमने पढ़ा, ओके। बट यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, बट ये यंग माइंड, ये इंसाइटफुल माइंड कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसको कोई फियर नहीं है या फियर है तो वो कैसे हैंडल कर रहा है, वो सब बातें, वो उन लोग ने कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या किया, ये वो सब बातें डायरी ऑफ यंग गर्ल में है, बट हमारे चैप्टर में नहीं है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। तो ये जो Holocaust victim था, मतलब एकदम भयावह, एकदम भयावह, वैसा उसका मीनिंग निकलता है Holocaust victim। तो उस वो टाइम पीरियड के जो विक्टिम्स थे उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा रिनोन्ड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ये भाई भयावह स्थिति में भी कोई कैसे पॉपुलर हो जाएगा, ये हो गए, उनमें बहुत हो गए, उनमें से ये एक है एने फ्रैंक। समझ में आया? तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। ओके, इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, so writing in a diary is a really strange experience for someone like me। अब वो खुद ही बोल रही है, डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है someone like me, मतलब जैसे हमारी फीलिंग्स होती है वैसी उसकी फीलिंग थी। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी नहीं पहले से कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसकी वजह से स्ट्रेंज नहीं था कि उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा था, ऐसा नहीं है। अरे 13 साल की उम्र में कौन कुछ लिखता है ज़्यादा, ओके। क्या ये मेरे थॉट है और ये मेरी लर्निंग्स है। 13 ईयर्स ऑफ एज अगर लिख रहे हो तो वेरी गुड, बट कौन लिखता है? और मैंने सुना है, देखा तो नहीं, बट मैंने सुना है कि ये सारी चैप्टर्स पढ़ने के बाद, मैं जब बिट्स पिलानी में था तो मेरे कलीग थी एक, तो उसने बोला था कि हम स्कूल में ये सब पढ़ते, पता है इंग्लिश में ये सब आता था ये वो। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन स्कूल एजुकेशन, तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, बट थोड़ा बहुत जो भी पता हो तो पता नहीं, लेकिन उसने बोला था कि आई एम राइटिंग द डायरी। तो सोचो वो साउथ इंडियन है, ओके। अब वो साउथ इंडियन मतलब पर्टिकुलरली हैदराबाद में, ओके। तो हैदराबाद से जब पढ़ रहे थे क्लास 10 में और 8 में, जब भी पढ़ा हो, पढ़ने के बाद लर्निंग क्या हुई, मैं भी डायरी लिखूंगी, लाइक दैट। और वो डायरी ऐसा नहीं है बहुत टाइम तक लिखा, तो सोचो कितना मतलब अच्छा लगेगा ये लर्निंग। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो छोड़े टाइम लिखा तो सही, लर्निंग्स तो थी। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सोचो एक फोटोग्राफ है, सिर्फ एक फोटोग्राफ, तुम कहीं घूमने गए थे, वहाँ एक फोटोग्राफ खींची और तुमने अब वो देख रहे हो, सो इट इज़ द मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। हम यहाँ घूमने गए थे, ये देखो कैसे है, ये वो है, ये है, इतनी मजा आई थी। सिर्फ एक फोटोग्राफ तुम्हें इतनी सारी मेमोरीज तुम्हें कलेक्ट कर दे रहा है, पास्ट मेमोरीज। सोचो तुम्हारे पास पूरा 1 ईयर 2 ईयर का डेटा हो कि भाई ईद में ये हुआ था, ईद के वैकेशन में ये हुआ था, ईद के स्कूल में ये हुआ था, फिर स्कूल में झगड़ा भी हुआ था एक दिन, फिर हल्ला हुआ था, अरे कोविड आया था तो छुट्टी थी, वो टाइम पे हमने ये मूवी देखी थी, देखो मैंने ये लिखा हुआ है। सोचो तुम्हारे पास्ट का कोई मूवी बना हुआ हो, हमारी लाइफ का, पास्ट का इन द सेंस हमारी लाइफ का कोई मूवी बना हुआ हो, और तुम्हें आज वो दिखाने के लिए रेडी हो जाए कोई। भगवान का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी लाइफ स्टार्टिंग से ले तक के अब तक, कितने इंटरेस्टिंगली देखेंगे हम। अरे वाह क्या लाइफ थी, अच्छा मैं ऐसे मेरा बर्थ हुआ था, बचपन में यहाँ से गिर गया था, ये वो इतनी सारी चीज़ें, कितने डिटेल्ड में ऐसे सब हुआ था, कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी चीज़ें। तो सोचो कि डायरी भी हम लिख रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो ग्रेट, आई कांट से, बट मैंने भी सुना है, मैंने भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बट नॉट इन दिस पर्सपेक्टिव, ओके। दिस पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव अभी आएगा, उसके भी अलग अलग वे है डायरी लिखने के। मैं लिखता हूँ ज़्यादातर काम के लिए, इतने करने हैं, इतने काम करने हैं ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। टू डू लिस्ट इज नॉट अ डायरी राइटिंग, वो तो टू डू लिस्ट है भाई कि तुम्हें ये काम करने हैं। डायरी इज समवॉट डिफरेंट, ओके।
हाँ, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings, okay, musings of a 13-year-old school girl. तो बोले कि इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं था इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन इसलिए भी स्ट्रेंज लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद जब मैं ये देखूंगी ना, मुझे खुद को ये पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट होगा डायरी पढ़ने में, और ना किसी और को एक 13 इयर्स की लड़की के म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स कैसे हैं ये पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट होगा नहीं. इसीलिए थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि कोई भी नहीं पढ़ने वाला ना. सपोज मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी इंटरेस्टिंगली, मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ, इससे फायदा क्या होगा, वो सेंस से. इसलिए उसको थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है स्टार्टिंग. ओ वेल इट डज नॉट मैटर. ओह चलो ये देखो, ये इज गुड सेंटेंस. कोई भी सिचुएशन से सिर्फ बाहर निकल जाना हो ना तो इट्स अ गुड सेंटेंस. क्या? इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाओ. ऐसे कोई थॉट तुम्हें अगर परेशान कर रहा है, या कोई थॉट, कोई चीज, कोई ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा है, यू कैन से दिस सेंटेंस टू योरसेल्फ. कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर. ओके, not in arrogant sense, but to be light, to be free of that particular thing, thought or human being. free. हम बॉन्डेज में नहीं रहना चाहते. इसको ये लगेगा, इसको वो लगेगा, ये लोग ये सोचेंगे, अभी ऐसा होगा ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स इट, खत्म, यहीं पे खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस अब आगे सोचे क्या, क्यों? क्योंकि फिर खुद के लिए भी बोल दो, अब आगे फिर ऐसा सोचूंगी सही है, सोचूंगा सही है नहीं, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इट्स अ गुड सेंटेंस. ये मैंने भी अभी तुम्हें बताते बताते मुझे मतलब स्ट्राइक हुआ. वेरी गुड सेंटेंस. ओके, इसको मार्क कर लूंगा, तुम्हें भी करना हो तो कर लेना. हाँ चलो, कहाँ गए हम? डज नॉट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. तो बोल रहे हैं आई फील लाइक, क्यों लिखना है? क्योंकि अभी मुझे हो रहा है, फ्यूचर में शायद मैं ना पढ़ूं, ना कोई मेरे फ्रेंड्स पढ़े, किसी को इंटरेस्ट हो ना हो, वॉट एवर इट इज, डज नॉट मैटर, बट आई फील लाइक, मुझे लग रहा है कि अभी करना चाहिए, तो इसलिए मैं लिख रही हूं. एंड उससे भी ज्यादा कुछ है. वो क्या है? आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड. मेरी एक नीड है जो मुझे फुलफिल करनी है. क्या नीड है, क्या चाहिए उसको? टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. मेरे सीने से बोझ हल्का कर दिया, मेरे कंधों से बोझ हल्का करना है. मुझे किसी को बात बतानी है, थोड़ा हल्का हो जाना है, बहुत ज़्यादा लोड है, स्ट्रेस है, नहीं बोलते हम. अच्छा क्या हो, पेरेंट्स नहीं पूछते क्या हुआ, बता दो तो थोड़ा यू विल फील गुड, थोड़ा हल्का लगेगा, लाइक दैट. तो बोल रहे हैं कि इतनी सारी बातें हैं मेरे पास, तो मुझे कोई पर्टिकुलर फ्रेंड चाहिए, सिबलिंग्स चाहिए, पेरेंट्स को बताना है, या टीचर, कोई फ्रेंडली टीचर हो उसको जिससे मैं शेयर कर सकूँ, वो है. तो मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे मैं अपना सारा बर्डन हटा सकूं, तो एटलीस्ट हल्का लगेगा ऐसे. तो इस सेंस में वो लिखना स्टार्ट करना चाहती है कि उसने अपना बर्डन किसको दे दिया, अपनी डायरी को दे दिया. मतलब नहीं बोलते कि अंदर मत कोई भी बातें दबा कर रखो, एक्सप्रेस. ओके, तो एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है. अगर लिखने में बहुत ज़्यादा तुम्हें वो हो रहा है, क्या हो रहा है, बोर्डम आ रहा है लिखने में भी, यू विल फील आलसी. ओके तो क्या कर सकते हो, रूम में अकेले बैठो, मिरर के सामने, फ़ोन में कैमरा खोल कर, या फिर कुछ भी कैमरा मिरर नहीं, बस ऐसे ही बात करो खुद से. अच्छा ये है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो और पेन पेपर लेके. हाँ, नहीं तो थॉट में तो तुम फंसते जाओगे. फिर थॉट लेवल पे हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, तुम सोच नहीं सकते, और टाइम पास होता जाएगा कंटिन्यूअसली. उतना डीप और उतनी फालतू चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, एकदम डीपेस्ट थिंग भी हम सीख सकते हैं, सोच सकते हैं. द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ भी हमें पता चल सकता है अगर हम अच्छे थॉट के डायरेक्शन में हैं तो. और हम एकदम फालतू से फालतू चीज़ें भी सोच सकते हैं. हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा, हम सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा पावरफुल है. ओके, सो उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी ज़रूरी है. तो सोचो, और एक गुड डायरेक्शन में सोचो,
और अगर डायरेक्शन ना पता हो, फंस जाते हो, एक्सपीरियंस होगा ना, अरे कल भी सोचने बैठे थे, इतना टाइम हो गया है, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा गोल फुलफिल नहीं हो रहा है और तुम कोई और ही बातों में फंसते जा रहे हो। तुम सोचने क्यों बैठे थे? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और तुम वो सॉल्व तो नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो सोच सोच कर। ओके, देन थिंकिंग इज नॉट गुड। उस टाइम पे क्या करें? पेन पेपर लेके बैठो। क्यों? अभी आएगा, चैप्टर में शायद ना आए, बट पेन पेपर लेने से क्या होता है, हमारे ब्रेन की सोचने की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। कैन यू इमेजिन? हमें 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। इसीलिए हमें लोड लगने लगता है। तो अच्छी बात क्या है, पेन पेपर लो, तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ तो सकते हैं, लिख नहीं सकते वहां पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, इसलिए फिर तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा रुको रुको रुको, धीरे धीरे बोलो फिर से, और क्या प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लोज डाउन हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, तब सॉल्यूशन मिलते हैं। मेडिटेशन, तपस्या, ध्यान देना, ये सबका एक फ्रूट कौन सा है, एक रिजल्ट कौन सा है, तुम्हारे माइंड की सोचने की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और जब ये स्लो डाउन हो जाती है तो उसके बीच में से एक थॉट और दूसरी थॉट, उसके बीच में ही हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि हम स्लोज डाउन में है ना। पहले हम यहाँ से यहाँ ऐसे फास्ट में जा रहे थे, ऐसे एकदम फास्ट, ओके, तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन यही है, लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा है क्योंकि हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। फिर अब धीरे से मूव कर, ओह ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ खड़े हो गए, लाइक दैट। ओके, ये एम ही है मेडिटेशन, और उसका एक फ्रूट है ये। तो डायरी लिखना भी वही तो हुआ, पेन पेपर, डायरी लिखना भी वही हुआ ना। मैंने जैसे तुम्हें अभी बताया पेन पेपर, तो डायरी क्या है, पेन पेपर ही तो है। अपने थॉट्स को, ये अपने अपने भार को, अपने स्ट्रेस को, अपने लोड को आउट ऑफ माई चेस्ट, मतलब कि भाई ये मेरी छाती पे से ये थोड़ा हल्का कर दिया, ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे थॉट्स, मेरा पास्ट फ्यूचर, सब कुछ ये हल्का कर दिया। सोचो कितनी कितनी मैच्योर्ड है ये 13 इयर्स की एज में। सोचो 13 इयर्स की एज में कितनी मैच्योर है। सोचो मुझे अपनी कंपेयर करो तो भी ये मैच्योर लग रही है, अब तुम अपनी कंपेयर करो तो कितनी मैच्योर लगेगी तुम्हें। ओके, कितनी मैच्योर है, इतनी छोटी सी गर्ल, 13 इयर्स की गर्ल, इतनी ज्यादा मैच्योर। सोचो, इसीलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है, और उसमें से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारा चैप्टर है। ओके, हाँ, तो ऑफ माई चेस्ट जैसे हमने बात की, रिलीव वंस माइंड बाय कन्फेसिंग। कन्फेस कर रहे हो तुम, जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुमसे गलती हुई है, जो भी तुम्हारा कुछ भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ क्या कर रहे हो, कन्फेस। जैसे भगवान के सामने हम प्रे नहीं करते, कन्फेस के भगवान ये हो गया, मैं आई एम सॉरी, माफी मांगता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स यू आर कन्फेसिंग, कि यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ ये गलती हो गई है, आगे से नहीं करेंगे, तो भार हल्का हो जाता है। ओके, तुम्हें पता चल गया है कि गलती की है, तो फिर पछतावा तो लगेगा, तो एटलीस्ट हायर डेजिग्नेशन, गॉड के सामने, गुरु जी के सामने, टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने अगर कन्फेस करें तो एटलीस्ट वी विल फील गुड कि हमारे टीचर, भले ही हमने ये कर लिया फिर भी हमारे टीचर हमारे साथ है, भले ही हमने ये कर लिया फिर भी हमारे गुरु हमारे साथ है, हमने भले ही ऐसा काम कर दिया लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। बाकी लोगों को तो बाद में देख लेंगे, बाकी वर्ल्ड को पूरा देख लेंगे, लेकिन ये एटलीस्ट माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, माई टीचर्स, दे आर विथ मी, तो एक रिलीफ आता है। हाँ, क्यों पता है ये रिलीफ भी क्यों चाहिए? वी आर फियरफुल ऑफ गेटिंग अलोन, हमें अकेले रहने का डर है, सबको डर होता है कहीं हम अकेले ना रह जाए। ओके, वो अकेला रहने वाला नहीं बात कर रहा हूँ कि अकेले है कुछ आ जाएगा भूत, वैसी नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक अंदर से क्रेविंग होती है कि हाँ कोई है साथ में। जब कोई ना साथ हो ना तो भी गॉड तो है, इसीलिए नहीं बोलते हम जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो कोई होते हैं ऐसे लोग जिनका सब कुछ छूट गया होता है। ओके, जैसे कि ऑर्फन्स, ओके, अनाथ,
तो ना उनकी फैमिली है, ना पेरेंट्स, ना सिबलिंग्स, ना हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। अब वो किसके सहारे जिए? तो भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो सहारे की ज़रूरत है। ओके, इसीलिए ये सब चीज़ें हम अट्रैक्ट होते जाते हैं। चलो, तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अगेन। देखो ये स्पीड आई है, वो मैं बोल रहा स्पीड माइंड। तो मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ और मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला सुन नहीं रहा है, अरे यार तुम ये क्यों? क्योंकि तुम्हारी बातों से उसका माइंड हिल जा रहा है, वो उसको बोर लग रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है या पता नहीं उसको क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा माइंड तुम्हारे पास है वैसा माइंड उसके पास भी तो है। ओके, तो वो पेशेंस नहीं रख पा रहे, धीरज नहीं रख पा रहे, इसलिए तुम्हें बीच में टोकते हैं, तुम्हें बोलते हैं, डांटते हैं, सुनते नहीं है, सामने से बोलने लगते हैं। बट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अगेन वेरी बिग सेंटेंस कि भाई पेपर के पास वो धैर्य है, वो धीरज है, किन से ज्यादा? लोगों से ज्यादा। वो बीच में तुम्हें नहीं टोकता, लिखो जो लिखना है लिखो, भर भर के लिखो, वो टोकेगा नहीं, लाइक दैट। सो किसी को अगर ये एक ट्रिक है, किसी को अगर तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना हो, किसी को भी, मम्मी को, पापा को, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स, अपने कलीग्स हो, किसी को भी बेस्ट फ्रेंड बनाना हो, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू लिसन। अच्छे से ध्यान से उनको सुनो। पहले भी बताया था कि अगर हम सुनते हैं सामने वाले को, दे विल फील नाइस। ओके, अच्छे से ध्यान से सुनो, भले ही तुम्हें कैसा भी लग रहा हो, तुम्हारा व्यू पॉइंट उसके व्यू पॉइंट से डिफरेंट हो, बट सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनो। फिर उसकी बात खत्म हो जाए, अरे बोलो तो सही, क्या सुनते रहे हो? हाँ, फिर बोलो फिर बोलो। और जब तुम तब बोलोगे ना, तो तुम्हारी वर्ड्स की, तुम्हारे पर्सपेक्टिव की वैल्यू होगी। और बीच में टोक के बोलोगे, अरे यार तू पहले सुन तो सही यार, क्या बोलता रहता है, ऐसे, लाइक दैट। भगवान को हम बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्यों? वो सुनते हैं, वो टोकते नहीं है वो सुनते हैं ना सब कुछ। मैंने ये भगवान, मैंने ये भूल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फ्यूचर में क्या होगा, ये वो सब कुछ सुनते हैं। ठीक है, बोलो जितना बोलना है, फिर शांत हो जाए, फिर अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ओके, वो डीप डाउन जब बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे तुम, प्रैक्टिस से आएगा वो, तब लगेगा कि यस वी कैन टॉक विद गॉड ऑल्सो। नहीं तो पहले तो हम सिर्फ बताते हैं, बातें करते हैं, मांगते हैं, कहते हैं, सुनते कम है। जब बहुत ज्यादा शांत तुम हो जाओगे तब गॉड बोलेंगे, उसके लिए शांत होना पड़ता है। अदरवाइज हम ही बोलते रहते हैं तो वो तो सुनेंगे, वो तो बेस्ट फ्रेंड है, तो वो सुनते रहेंगे। फिर तुम जब शांत हो जाओगे तो जो हम ये प्रेयर कर रहे हैं, अंतरात्मा हमारे, बोलते हैं ना कि सबके अंदर भगवान है, तो अंदर से भगवान बोलना कब स्टार्ट करेंगे? जब तुम बोलना बंद करोगे। तुम बोलना बंद करोगे मतलब मुंह से नहीं, मुंह से तो बंद ही करना है, माइंड से भी, मुंह से, माइंड से, अपनी बॉडी से बोलना बंद कर दो, मूव करना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो। बंद कर दो मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन बंद मत कर देना ओके, तो फिर जाके अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि तुम ऐसी प्रैक्टिस लगाओगे, 5 मिनट्स डेली, 2 मिनट्स डेली से स्टार्ट करो, फिर जाके तुम्हें आंसर खुद ही मिलने लगेंगे। मतलब तुम ऐसा सोच लो कि तुम खुद को ही आंसर दे रहे हो, शायद ऐसा भी लगे तुम्हें, लेकिन तुम खुद को आंसर नहीं दे रहे हो। तुम तो वो हो जिसको आंसर चाहिए, और जो आंसर दे रहा है वो अंदर का नॉलेज है, वो गॉड का नॉलेज है। कभी और बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, तुम देखते रहना वीडियोस चलो, हाँ तो हाँ, मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or say go out. ये बात मैंने कही, paper has more patience than people, ये कब कही थी? I thought of saying on
वन ऑफ दोज डेज, ये कब मेरे मुंह से मतलब ऐसा मुझे कब फील हो रहा है, पेपर आर हैविंग मोर पेशेंस देन पीपल, ये कब फील हो रहा है, जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, वो बहुत ज्यादा बोर्ड है, चिन पे जान लग सोच के बैठ रही, ये चिन है ऐसे, बोर्ड लगा ऐसे सोच लो क्या करूँ, घर में बैठूँ या बाहर जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नासी पास अस्त व्यस्त दुनिया हो गई है, झंड हो गई है, ओके तब की बात है, तब ऐसा लगता है कि हाँ पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई फाइनली लिस्टलेस का मीनिंग भाई कोई एनर्जी नहीं है, विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और इंटरेस्ट हो तो कोई एनर्जी नहीं है करने की, छोड़ो यार बस क्या करे, पड़े रहे, सो जाए, अरे कितना सोगे, सोने के बाद उठना तो पड़ेगा, उठने के बाद अब क्या करे, लाइक दैट, वैसी सिचुएशंस है। तब जाके उसने स्टार्ट किया कुछ लिखना, डायरी लिखना। I finally stayed where I was brooding. Okay, yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, बहुत लंबा सेंटेंस है, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. कहना क्या चाह रहे हैं इतने बड़े सेंटेंस में, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मतलब क्या कि मैं वापस वो सिचुएशंस में आ गई वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मतलब क्या यही ब्रूडिंग वाली सिचुएशंस है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर्डम से बैठे हुए, बैठे या बाहर जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिचुएशंस में वो वापस आई, स्टेड इन, ओके फिर से आई, देखो मैंने लिखा होगा ब्रूडिंग, एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट, वापस वो डीप थॉट और वो सिचुएशंस में वो एंगेज हो गई, तब जाकर उसको लगा यस हाँ पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर को पेशेंस है, अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, मतलब वो क्या प्लान कर रही है, और कोई भी मतलब कोई भी ये बुक, ये डायरी ना पढ़े, ये भी एक चीज होती है, जो खुद लिखते हैं ना